नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। ये फिजिक्स की सीरीज चल रही है और आज हम देख रहे हैं हीट चैप्टर की सेकंड वीडियो। तो देखिए, आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गुप्त ऊष्मा को। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसको समझने के लिए कोई m द्रव्यमान का मैं पदार्थ लेता हूं और यह पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको परिवर्तित होने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह कितनी होगी? Q इक्वल टू होगा ml। m क्या है यहाँ? उस पदार्थ का द्रव्यमान और ऊष्मा की मात्रा कितनी है? Q। ठीक है, और L क्या है? L है आपका गुप्त ऊष्मा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन समझ में आई। L इज इक्वल टू Q अपॉन m। Q जो है, Q का मात्रक होगा जूल और m का होगा किलोग्राम। इस तरीके से आपका बन गया जूल प्रति किलोग्राम या जूल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन पे देख लेते हैं। निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चलिए अब ऊष्मा धारिता को हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और वस्तु के ताप में हम एकांक से कुछ बढ़ाना चाहते हैं। वस्तु के ताप में हम क्या है, एकांक से बढ़ाने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यही क्या कहलाएगी? उसकी ऊष्मा धारिता कहलाएगी। मान लीजिए कि ये m द्रव्यमान का कोई पदार्थ है और इसका पहले जो ताप था वो है थीटा, और थीटा से मैं इसको बनाना चाहता हूं क्या? Q। ठीक है, तो जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहेंगे? ऊष्मा धारिता कहेंगे। देखिए C इज इक्वल टू यहां है ऊष्मा धारिता, S क्या है आपका? विशिष्ट ऊष्मा धारिता, M है आपका द्रव्यमान, और इस तरीके से आप देखेंगे C इज इक्वल टू यानी कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा आपको आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, आवश्यक ऊष्मा है ना, या दी गई ऊष्मा, और डेल्टा T क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस या ताप में जितना आपने परिवर्तन किया, जितना आपने ताप को बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि। ठीक है, जितनी ताप में वृद्धि हुई, अब 1 डिग्री सेल्सियस हो या 1 केल्विन हो, जितना भी ताप में परिवर्तन हुआ, क्योंकि किसी वस्तु के ताप को एकांक से बढ़ाने, ताप जो है वो एकांक से बढ़ाना है। एकांक आप 1 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हैं और या फिर 1 केल्विन भी इसको ले सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा पड़ेगी, ऊष्मा की मात्रा की जरूरत पड़ेगी, उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा धारिता कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु के ताप को, संपूर्ण वस्तु की बात हो रही है, ठीक है, जितना द्रव्यमान है उसके संपूर्ण वस्तु की बात हो रही है, तो याद हो जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो एकांक द्रव्यमान, अब वस्तु का पूरी वस्तु नहीं है, कुछ उसका द्रव्यमान, ठीक है, कुछ, जैसे 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम। यही अंतर है ऊष्मा धारिता और विशिष्ट ऊष्मा धारिता में। ठीक है, तो एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, जो पूरा पदार्थ है, पदार्थ का 1 ग्राम में को कितना बढ़ाना है हमें? 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो देखिए, जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? M के, और Q ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के। M क्या है? मैंने बताया था अभी, द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान, और T क्या है? ताप में वृद्धि। ठीक है, जितनी आपने क्या की है? ताप में वृद्धि की है। तो Q इज इक्वल टू क्या है आपका? M डेल्टा T। और अगर आप लिखेंगे इसको इक्वल टू लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि Q इज इक्वल टू SM डेल्टा T हो जाएगा। और S क्या कहलाएगा यहाँ पे? तो ये कहलाएगा आपकी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, विशिष्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T। Q क्या है? मैंने बताया आपको, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, M द्रव्यमान है, और ये क्या है? आपके ताप में वृद्धि। और यहां से आपका SI यूनिट निकल जाएगी, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, है ना। चलिए अब देखते हैं ऊष्मा संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो देखिए, इसकी 3 विधियां हैं जिनसे जो हीट है उसका ट्रांसमिशन किया जा सकता है। एक है चालन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन।
एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए जैसे चालन है, तो चालन में कैसा है कि भाई जैसे कोई वस्तु ठोस रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई ठोस वस्तु है, तो मैं इसको क्या देता हूँ, हीट देता हूँ, उष्मा देता हूँ, तो इसमें उष्मा का जो संचरण होगा, इसमें अणुओं की, बिना अणुओं की गति के हो, यानी कि अणु गति नहीं करेंगे, इसमें जो मॉलिक्यूल है, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी गति नहीं करेंगे। क्या होगा, क्या गति करेगा फिर, तो उष्मा का ही संचरण होगा, यानी कि हीट ही क्या होगी आपकी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो हीट कैसे ट्रांसफर होती है आपकी, हीट कैसे होती है, हाई टू लो होती है कि लो टू हाई होती है, तो हाई से लो होती है, कितनी होती है, हाई टू लो, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर कहां होगा यहाँ, तो हाई टेम्परेचर होगा जहां ये सबसे नीचे वाला सरफेस, तो ये कहां ट्रांसफर, ये कहां मूव करेगी हीट, ये ऊपर की साइड मूव करेगी। तो याद रखना है, जब उष्मा का संचरण बिना अणुओं की गति के हो, बिना अणुओं की क्या हो, गति के हो, ठीक है। तो याद रखना है, धातु जो भी ये ठोस है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल गति नहीं करेंगे, क्या करेगी, हीट गति करेगी। देखिए आप, जैसे आपने ये कोई बर्तन है और इसे आप हीट दे रहे हैं और यहाँ कोई लोहे की छड़ है, तो जब आप लोहे की छड़ को देखेंगे तो ये लोहे की छड़ यहां से ज्यादा गर्म होगी और धीरे धीरे क्या होगा, जो उष्मा है वो कैसे कर रही होगी, यहाँ हाई होगा और यहाँ क्या होगा, इसका लो, ठीक है। तो हाई टू लो आपकी गति करेगी क्या, उष्मा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं चालन, ठीक है। क्या बोलते हैं, चालन, यानी कि जहां आपकी हीट लो, हाई से लो में ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल उस पदार्थ के अणु गति नहीं करते, ठीक है। अब देखिए कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन का मतलब यानी कि संवहन का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात और यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला था कि जो चालन होता है ना, जो कंडक्शन होता है वो किसमें होता है, आपके ठोस में होता है। जितने भी सॉलिड मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, चालन होता है, ठीक है। अब देखिए संवहन, तो संवहन में क्या होता है, जब उष्मा का संचरण यानी कि ट्रांसमिशन अणुओं की गति के कारण हो, अणुओं की गति के कारण हो। अब जैसे मैंने इस बर्तन में क्या रखा हुआ है, पानी, इस बर्तन में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो आप देखिएगा जैसे आप इसे हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि पानी के जो अणु हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं उबलने लग जाता है पानी, ठीक है, एक ना गति करने लग जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, मॉलिक्यूल की गति के कारण, ठीक है, अणुओं की गति के कारण। किसके कारण हो रहा है, अणुओं की गति के कारण, ठीक है, अणुओं की गति के कारण, याद रखना है। तो इसमें क्या होती है, संवहन में क्या होता है, अणुओं की गति होती है, मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, यहां भी हाई टू लो, ठीक है, क्योंकि देखिए आप जहां हीट का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो वहां ज्यादा होगा टेम्परेचर और यहां ऊपर लो होगा। तो सभी द्रवों में यानी कि जितने भी लिक्विड हैं और गैस हैं, इनमें क्या होता है, यही होता है, यानी कि संवहन होता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक है विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या है कि जैसे आप सूर्य को ले लीजिए, है ना, तो सूर्य क्या है, सूर्य से जो ऊर्जा है, ठीक है, उष्मा है, वो कहां आ रही है, आपके पृथ्वी पे आ रही है। तो बिना किसी माध्यम के हो सकती है, और अगर माध्यम के साथ होगी तो उस माध्यम को, जो मीडियम है, उसको गर्म करे बिना होगी, ठीक है। बिना गर्म किए संचरण होता है यानी कि ट्रांसमिशन होता है हीट का, किसमें, विकिरण में। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सूर्य की ऊर्जा का पृथ्वी पर आना। देखिए अगर ये मीडियम को गर्म करेगा, ठीक है, मौसम को गर्म करेगा, तो ये क्या कहलाता है, संवहन, ठीक है, क्या कहलाएगा, संवहन, ठीक है, यानी कि कंडक्शन, है ना, यानी कि कन्वेंशन, है ना। तो जबकि ये क्या कहलाएगा, संवहन। और जब ये बिना गर्म करे सूर्य तक, सूर्य की ऊर्जा कहां पहुंचेगी, या उष्मा कहां पहुंचेगी, पृथ्वी पर पहुंचेगी। जब सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर पहुंचेगी तो क्या कहलाएगा, ये रेडिएशन। मुझे लगता है कि तीनों आपको समझ में आए होंगे कि किसमें अणु गति करते हैं, किसमें नहीं करते हैं, कौन द्रव में होता है, कौन ठोस में होता है, ठीक है, कौन बिना माध्यम के होता है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल एक और वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी।